हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द अनदर सेशन ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और कैसे आरबीआई यूज करेगी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे। और ये सेशन अगेन लिंक है हमारे लास्ट सेशन से, जिसमें हमने डिस्कस किया था सीआरआर एंड एसएलआर। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमी में जब भी क्राइसिस आती है, ये क्राइसिस मेनली किसकी क्राइसिस होगी? दैट इज ऑफ मनी सप्लाई। यानी मार्केट में जब भी मनी सप्लाई की क्राइसिस आती है तो आइदर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाता है या तो फिर मनी सप्लाई कम हो जाती है। और इस मनी सप्लाई को हम बोलेंगे दैट इज नोन एज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो आरबीआई क्या करेगी? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को यूज करेगी टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द मार्केट। और इसको कंट्रोल करने के लिए दो तरह के रेट यूज होते हैं, दैट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है एल ए एफ। उसका शॉर्ट फॉर्म भी हमें याद रखना है, एल ए एफ। और ये यूज होता है टू कंट्रोल लिक्विडिटी या तो फिर मनी सप्लाई इन द मार्केट। और ये यूज होता है टू कंट्रोल लिक्विडिटी और मनी सप्लाई इन द मार्केट। और ये कैसे कंट्रोल करेगा आरबीआई? बाय द यूज ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई कौन से टूल्स यूज करता है इसको कंट्रोल करने के लिए? सो दैट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, व्हाट इज रेपो रेट। यानी ये जो टर्म है रेपो, रेपो का मीनिंग है री परचेज ऑप्शन। तो इसको हम बोलेंगे री परचेज ऑप्शन। यानी री परचेज ऑप्शन जो है ये कैसे यूज होता है? जैसे कि अगर हम बैंक में जाए और मुझे लोन चाहिए तो बैंक क्या बोलेगी कि आप मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दीजिए जिसमें आपको मैं लोन दे सकता हूं। तो अगर मेरे पास 20,000 की एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, तो बैंक में दूंगा और बैंक मुझे ये 20,000 फिक्स डिपॉजिट पे लोन देगी, जो अगेन मुझे प्री डिटरमाइंड रेट पे और प्री डिटरमाइंड टाइम पे मुझे वापस करनी होगी बैंक से। ठीक है, तो क्या हुआ ये सिचुएशन? तो इसको बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन। यानी जो एफडी मैंने गिरवी रखी है बैंक के पास, वो 2 साल में अगर मुझे फिर से चाहिए तो मैं बैंक को अपनी बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट दोनों पे करके अगेन वो मैं मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो मैं वापस ले सकता हूं। तो इसको बोलेंगे दैट इज नोन एज रीपर्चेज ऑप्शन। और उसका दूसरा नाम है दैट इज सेल एंड परचेज एग्रीमेंट। और उसको हम सेल एंड परचेज एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। और थर्ड, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। तो इसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है और ये सब टर्म्स जब यूज होती है तो इसका नॉलेज हमारे पास होना ही चाहिए। तो रेपो का रीपर्चेज ऑप्शन, सेल एंड परचेज एग्रीमेंट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम इसको बोल सकते हैं। और ये रेपो रेट जो है ये कंसीडर करता है दैट इज द की इंटरेस्ट रेट। तो ये हमारा इंडिया में इसको हम कंसीडर करेंगे दैट इज अ की इंटरेस्ट रेट, क्योंकि रेपो रेट के हिसाब से मार्केट में इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा। तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना है वो डिसाइड हम किस पे करेंगे? दैट इज ऑन द बेस ऑफ रेपो रेट। और ये रेपो रेट जो है ये किसके बीच में डील होगी? वो डायरेक्टली कस्टमर्स के बीच में डील नहीं होगी। दैट इज अ डील और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में चलेगा? द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आरबीआई एंड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो रेपो रेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसके बीच में होता है? दैट इज बिटवीन आरबीआई एंड बैंक्स। तो इसको हम बोलेंगे दैट इज नोन एज रेपो रेट। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे इसका एक एग्जांपल के साथ। तो पहले हम देखेंगे कि रेपो रेट में होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेपो रेट जो है, तो रेपो रेट दैट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन आरबीआई एंड बैंक।
ओके, तो आरबीआई और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन ये एग्रीमेंट क्यों करना पड़ता है? जब बैंक को लिक्विडिटी क्राइसिस आती है तब, यानी जब बैंक को लिक्विडिटी क्राइसिस आती है, या तो फिर बैंक जो है वो सीआरआर और एसएलआर डेली के बेसिस पे वो मेंटेन नहीं कर पाता है, और उसे मेंटेन करने के लिए बैंक को फंड की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो क्या करेगा? तो वो आरबीआई के पास जाएगा, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है। तो यहाँ क्या होगा कि आरबीआई बैंक को पैसे देगा, यानी आरबीआई जो है वो बन जाएगी लेंडर और बैंक जो है वो बन जाएगी बोरोवर। लेकिन आरबीआई बैंक को कैसे पैसे देगा? तो बैंक को क्या करना पड़ेगा कि आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी, और कोई भी कोलेटरल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कोलेटरल्स जो सिक्योर है वो आरबीआई को डिपॉजिट करनी पड़ेगी, और आरबीआई उस सिक्योरिटीज के सामने बैंक को लोन देगा, और कौन से रेट पे देगा? सो दैट इज नोन एज रेपो रेट। तो वो कौन से रेट पे देगा, और वो रेट कंसीडर करता है दैट इज नोन एज रेपो रेट। करंट रेपो रेट कितना है? 4.40% जो है दैट इज द करंट रेपो रेट। अगर एग्जांपल से हम देखेंगे तो सपोज के बैंक को 100 करोड़ से रिक्वायरमेंट है, तो आरबीआई क्या करेगा? 100 करोड़ की सिक्योरिटीज जो है वो बैंक के पास ले लेगा, और उसके सामने 100 करोड़ बैंक को देगा, और बैंक को ये अमाउंट फिर से आरबीआई को रिटर्न करनी पड़ेगी। और उसका टेन्योर क्या होता है, यानी रेपो रेट का जो टाइम फ्रेम या तो फिर टेन्योर या तो फिर ड्यूरेशन कितना होता है? तो रेपो रेट का जो ड्यूरेशन है, तो आरबीआई ने वो ड्यूरेशन कितना रखा है? दैट इज 1 डे, यानी ये बहुत ही शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए फंड बोरो करता है बैंक। और अभी लास्ट टाइम जो है उसमें चेंजेस आया है, तो आरबीआई ने एक और रेपो और ड्यूरेशन डिसाइड किया है जिसको हम बोलेंगे टर्म रेपो। और टर्म रेपो जो है उसका टेन्योर कितना है? अप टू 7 डेज। यानी अभी क्या होगा कि बैंक जो है वो 1 डे के लिए भी लोन ले सकती है या फिर 7 डेज के लिए भी लोन ले सकती है, लेकिन ये जो है दैट इज ऑन द प्री डिटरमाइंड रेट एंड प्री डिटरमाइंड टाइम। अगर बैंक उस टाइम पे पैसे नहीं दे पाया तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो बैंक को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर बैंक टाइम पे आरबीआई को पैसे नहीं दे पाया तो ये पेनल्टी कितनी होगी? तो पेनल्टी जो है दैट इज पेनल्टी किस पे चार्ज होगी? तो पेनल्टी जो चार्ज होगी दैट इज ऑन बैंक रेट। तो जो भी बैंक रेट है, जो अभी का राइट नाउ जो बैंक रेट है दैट इज 4.65%, तो उस रेट पे चार्ज होगी प्लस 3% ऑफ अ डे। यानी एक दिन 1 डे में अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो 1 डे का चार्ज कितना होगा? दैट इज 4.6% ऑफ बैंक रेट ऑन द अमाउंट एंड एक्स्ट्रा 3%। और अगर टाइम बढ़ गए, यानी 2 दिन 3 दिन हो गए, तो वो चार्ज कितना हो जाएगा? दैट इज सेम बैंक रेट प्लस 5% ऑफ सब्सिक्वेंट डे। तो इस हिसाब से जो है वो पेनल्टी बैंक को पे करनी पड़ेगी आरबीआई को। और ये जो पेनल्टी है और जो इंटरेस्ट है दैट इज बेस्ड ऑन पर डे। पर डे यानी जैसे कि 100 करोड़ पर रेपो रेट कितना है? 4.40%, यानी 4.40 करोड़ जो है वो इंटरेस्ट होगा पर ईयर। तो अगर हम इसको डिवाइड बाय 365 करेंगे तो हमें मिल जाएगा पर डे का चार्ज। तो पर डे का कितना इंटरेस्ट होगा? तो पर डे का जो इंटरेस्ट होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1,20,547। तो इतना इंटरेस्ट 1 डे के लिए बैंक को पे करना पड़ेगा आरबीआई को। और अगर नहीं पे कर सकता है तो यही अमाउंट पे बैंक रेट लगेगा 4.65% एज अ पेनल्टी प्लस 3% एक्स्ट्रा। तो ये जो है दैट इज नोन एज द रेपो रेट। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज रेपो रेट। अभी हम देखेंगे व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कैसे यूज होता है। तो रिवर्स रेपो रेट कब यूज होता है? तो जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है तब। यानी अगर रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे तो रिवर्स रेपो रेट दैट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ रेपो रेट।
और राइट नाउ रिवर्स रेपो रेट कितना है, दैट इज 3.75% जो है वो रिवर्स रेपो रेट है। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि बैंक और आरबीआई, तो यहाँ बैंक बन जाएगी लेंडर और आरबीआई बन जाएगा बोरोवर। तो आरबीआई क्या करेगी कि जब भी मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ जाती है या तो फिर बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो बैंक क्या करेगी, बैंक डिपॉजिट देगी किसको, आरबीआई को। यानी बैंक 100 करोड़ रुपीस फॉर एग्जांपल लैंड करेगी आरबीआई को, और सेम आरबीआई को भी यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या तो फिर कोलैटरल सबमिट करना पड़ेगा। किसको सबमिट करना पड़ेगा, बैंक को। और ये भी प्री डिटरमाइंड रेट दैट इज सेम ही है जैसे जो हमने रेपो रेट में लिखा, दैट इज 1 डे, और अगर टर्म रेपो है सो दैट इज 7 डे। और ये रेट कितना होगा, दैट इज बेस्ड ऑन रिवर्स रेपो रेट, और ये रिवर्स रेपो रेट पे डिसाइड होगा, दैट इज 3.75%। तो ये कब होता है कि जब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ जाती है या तो फिर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि लिक्विडिटी सप्लाई ज्यादा होती है। तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक के पास से पैसे खींच लेगा टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो यहाँ बहुत सी चीज कॉमन है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हमें प्रॉपर्ली फॉलो करना होगा। और अब हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि क्या होता है कि जब भी रेपो और रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होता है तो सिचुएशन क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि रेपो रेट जो है वो क्या है, दैट इज अ की इंटरेस्ट रेट। यानी जो भी बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा, यानी अगर हम होम लोन की बात करें, कार लोन की बात करें, या तो बैंक की एफडी के रेट की बात करें, तो उसमें सिचुएशन कैसी होगी। तो जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि बैंक को चार्ज ज्यादा लगेगा क्योंकि बैंक को हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे कि अभी रेपो रेट 4.40% है, यानी बैंक कितना इंटरेस्ट पे करेगा, 4.40%। लेकिन अगर आरबीआई ने ये रेट बढ़ा दिया यानी 6% कर दिया, तो क्या होगा कि बैंक को 6% देना पड़ेगा। तो बैंक क्या करेगा कि बैंक के जो रेट है, जो लोन के जो रेट है वो भी बढ़ा देगी। अगर मार्केट में बैंक का रेट, लोन रेट बढ़ जाता है तो क्या होगा कि जो भी ऑटो लोन है, जो भी हाउसिंग लोन है, जो भी कॉर्पोरेट लोन है वो महंगी हो जाएगी। तो महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। और अगर डिमांड कम होती है तो क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आएगा। तो इस तरह से वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो दोनों रेट है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रेट। और उस पर ज्यादातर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बैंक एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। एंड अगेन इट इज कंसिडर्ड एज अ क्वांटिटेटिव रेट फॉर क्रेडिट कंट्रोल। तो ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।